सो ये हमने एक सर्कुलर ऑर्बिट ले रखी है मून की। मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। थोड़ा सा समझ लो, इसमें जितने भी मास के पार्टिकल हैं उन सब मास के पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये सपोज करो अर्थ है, और सपोज अर्थ का मास m है। एम ई इज मास। नॉर्मली अर्थ का मास एम ई ले सकते हैं, मास ऑफ अर्थ। अच्छा, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो प्लैनेट की सर्कुलर ऑर्बिट के लिए भी वैलिड है। अगर प्लैनेट की सर्कुलर ऑर्बिट लोगे तो यहां पर मास ऑफ सन लोगे, क्योंकि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो फिलहाल हम अर्थ को लेके करते हैं, मगर सेम रिजल्ट इज वैलिड फॉर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। तो दिस इज अर्थ। अर्थ का मास हम सेंटर पे एज्यूम करते हैं, ठीक है। और सपोज करो एक पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है ना, एम मास का पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल। अर्थ का साइज तो बहुत बड़ा है, एक छोटा सा पार्टिकल है एम मास का पार्टिकल, ठीक है। तो अर्थ का सारा मास उसके सेंटर पे एज्यूम करोगे, और एम मास का पार्टिकल अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है। ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगी वो अर्थ का रेडियस हो जाएगा, है ना। दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ अर्थ। समझ आई बात? ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी। और पार्टिकल और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होगा, ये शायद तुमने देखा भी होगा कहीं पे, या ग्रेविटेशन में डिटेल में इसको पढ़ते भी है। वहां भी सिर्फ फॉर्मूला है और कुछ खास नहीं है इसमें। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। m1 क्या हो जाएगा? मास ऑफ अर्थ। ध्यान से देखना, मास ऑफ अर्थ, एंड स्मॉल m इज मास ऑफ दिस पार्टिकल, और r इज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। तो ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल, शॉर्ट में इसको कहते हैं GF, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे अलग शॉर्ट वर्ड्स होते हैं। हमारा GF का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। नाउ ये बेसिकली सेम ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस पार्टिकल पे लगता है। इसको जब हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में लिखते हैं तो m इंटू जी लिखते हैं, है ना। ये एक्चुअली में जो स्मॉल m मास का पार्टिकल है वो अर्थ की सरफेस के बहुत पास है। तो कुछ चीजें और समझ लेना। एक्चुअली में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की सरफेस के पास जो है वो फिक्स होती है, उसके दूर जाओगे तो वो चेंज होती रहेगी। सपोज करो यहां पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g के बराबर है। जी में वेरिएशन कैसे होगा वो हम अलग से कंसीडर करेंगे। ये समझे ना, तुम अर्थ की सरफेस के ऊपर हो, अर्थ इसको पुल कर रही है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा है कि अर्थ का जो फोर्स होता है, तुम्हें याद होगा, वो m इंटू जी के बराबर। वेट की वैल्यू किसके बराबर होती है? न्यूटन्स लॉ से m इंटू जी के बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि पार्टिकल सरफेस ऑफ अर्थ पे है। तो एक छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, है ना, बाद में एक साथ सवाल पूछ लेना। तो हम इस फोर्स को न्यूटन के रूल से, न्यूटन के, अगर हम न्यूटन का नियम लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग इस फोर्स को हम m इंटू जी लिख सकते हैं। तो m इंटू जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दैट इज g m e m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये हमने किससे लिखा है? न्यूटन सेकेंड लॉ से। m इंटू जी कहां से लिखा है? न्यूटन सेकेंड लॉ से। g क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है। न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ऊपर वाला कौन सा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का न्यूटन के ही दोनों रूल है। ये ग्रेविटेशनल लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। ये भी न्यूटन का है। मास इंटू एक्सेलरेशन किससे होता है? सेकेंड लॉ से। और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा, एम को कैंसिल करोगे। अभी हम मेन बात पे आते हैं। यहां से स्मॉल एम और स्मॉल एम को कैंसिल किया,
तो फाइनली जो g की वैल्यू हो गई दैट इज जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, या है ना जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर, जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन आ गया जिसको हम यूज करेंगे। इसके बारे में कोई सवाल हो तो एंड में पूछ लेना, है ना, फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये एक रिलेशन है जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ अब हम इसको हटा देते हैं, अब सर्कुलर मोशन की कंसेप्ट पे आ जाते हैं। इस रिलेशन को आपने नोट कर लिया, जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर। जी क्या है, इसको बेसिकली इसको हम साइड में लिख लेते हैं। ये मैंने जिस लिए किया है वो इस रिलेशन के लिए किया है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, एम ई का मतलब है मास ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। बहुत लोगों को पता होगा, नहीं तो देख लेना, है ना। ये जी की वैल्यू दे रखी होती है, इसके बारे में कोई रटने की जरूरत नहीं है। स्मॉल जी की वैल्यू सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और आर यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है ना। आर ई लिया मैंने, आर ई का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। तो जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर। एक्चुअली में हमें इस रिलेशन से मतलब है, ठीक है, बाकी किसी रिलेशन से मतलब नहीं है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, तो ये रिलेशन भी मट गया। फाइनली लिख लेता हूँ मैं इसको फिर से, जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर। सो आई थिंक ये कोई डिफिकल्ट रिलेशन नहीं है, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस चीज को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कैपिटल जी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। मैं लिख देता हूँ, कैपिटल जी की वैल्यू हमें मिल जाए। कैपिटल जी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। आर ई रेडियस ऑफ अर्थ होता है, ये भी हमें पता होता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी पता होता है, वो होता है 6400 किलोमीटर। ये सब डेटा तुम कहीं से भी देख सकते हो, इंटरनेट पे भी है। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खैर अभी तक सर्कुलर मोशन की बात नहीं आई है, तो ये सब डेटा काम के हैं, ठीक है। फिर ये डेटा हमें मिल जाएंगे तो हम इनको मिटा देते हैं, कहीं भी मिल जाएंगे इनको तुम कहीं भी ढूंढ सकते हो। अब आते हैं, अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो मून है दैट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस पर सेंटर की तरफ, ये सेंटर की तरफ है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा साइड व्यू दिखाया गया है। तो आई होप तुम्हें फीलिंग आ रही होगी सर्कुलर पाथ की। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर की तरफ लगेगा, है ना, ये सेंटर की तरफ लगेगा। ये अर्थ का सेंटर है, तो ये अर्थ का सेंटर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, एफ जी से लिख दिया, या एफ लिख दो, एक ही फोर्स है। ऑब्वियसली यही इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे ये इसकी वेलोसिटी इसके टेंजेंट के, ये कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। याद रखो ये सर्कुलर पाथ है, ये इस तरह का सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये हाँ, ये तुम्हारी तरफ वाला साइड है, ये तुम्हारे पीछे वाला साइड है, दिख रहा है। ये साइड, ये जो सर्कुलर ट्रैक है वो तुम्हारे इसके पीछे है, और ये तुम्हारी तरफ वाला है, ओके। तो अगर सपोज करो इसकी वेलोसिटी v के बराबर है, तो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगाओ, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वही कंसेप्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स तो सम ऑफ फोर्स को भी कहते हैं, तो इसको ऐसे ही लिख लो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे जो r है वो रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, यहाँ पर r ये वाली डिस्टेंस है ना, मून के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस अलग है, ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, हमने रेडियस ऑफ अर्थ को आर ई लिया था, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है ना, स्मॉल आर के बराबर। और सपोज करो अर्थ की सरफेस से h हाइट पर है,
क्योंकि ये रिवॉल्व करते करते इधर भी आएगा, मून में बनाता हूँ, मून यहाँ पे भी आएगा, एक्जेक्टली मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, ये ऐसे मून यहाँ पर भी आएगा। तो अगर मून h हाइट पर है तो स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h हाइट। फिलहाल हम इसको स्मॉल r ही लिखते हैं, ये डिस्टेंस सेंटर से मून तक की डिस्टेंस स्मॉल r के बराबर है, तो ये mv² बाई r हो जाएगा, ठीक है, mv² बाई r हो जाएगा, ये सेंटीपिटल फोर्स हो गया, है ना। अच्छा, ये जो मून की वेलोसिटी होती है इसकी ऑर्बिट में, इसको एक बहुत स्पेशल नाम देते हैं, इसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि ऑर्बिट में वेलोसिटी है सेम, इसका नाम होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो v इज नोन एज ऑर्बिटल, कभी कभी vo से लिखते हैं, फिलहाल मैं v से लिखता हूँ, है ना। इसको नाम को बाद में नाम में क्या रखा है ना, v को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, नाम तो याद कर लोगे या याद हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्बिट में है इसलिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, मगर ये वेलोसिटी वही है सर्कुलर मोशन वाली, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स रखें, Fc क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज G m इंटू m क्या होगा, मास ऑफ अर्थ, और यहां पर स्मॉल m जो है वो मास ऑफ पार्टिकल नहीं है, पहले हमने पार्टिकल लिया था, यहां पर स्मॉल m क्या होगा, मास ऑफ मून, मून का मास, क्योंकि दूसरा पार्टिकल अब मून है ना, पहले हमने सरफेस पे एक पार्टिकल लिया था, वो अलग था, यहां पर स्मॉल m किसका मास है, मून का मास है, तो स्मॉल m इज मास ऑफ मून। तो तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको कैपिटल M ले लेता हूँ, क्योंकि तुम पुराने M से कंफ्यूज हो सकते हो, सो जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन आई एम टेकिंग इट कैपिटल M। कैपिटल M इज मास ऑफ मून लिख देता हूँ। तुम भी जब प्रेजेंट किया करो हर चीज का मीनिंग लिखा करो, मास ऑफ मून, एग्जैक्टली कोई वर्ड यूज किया तो उसका मास, उसका बारे में हमने लिख दिया, वो क्या है, मास ऑफ मून है, तभी तो पता लगेगा। तो क्या हो जाएगा, GMEM डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन मून और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, तो स्मॉल r का स्क्वायर, और ये इधर कितना आ गया, mv² डिवाइडेड बाय r। समझ में आ गया होगा कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। जो डिफरेंट आर्टिकल में मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, एक फोर्स ऐसा होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। याद रखो, डॉक्टर जब कोई बनता है या इंजीनियर बनता है तो कोई नया आदमी नहीं होता है, ठीक है, वो आदमी ही, तो कोई भी अगर इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा तो वो आदमी ही उस डॉक्टर या इंजीनियर की तरह काम करेगा, तो डॉक्टर करके कोई दूसरा आदमी नहीं है, ठीक है, समझ आई बात, आई होप यू गॉट इट। जैसे नील अगर डॉक्टर बनता है तो दो अलग नील सपोज करो डॉक्टर बन गया, तो दो आदमी नहीं है, नील और डॉक्टर नहीं है, नील ही डॉक्टर है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। आई होप समझ गए होगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, इसको मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ भी स्मॉल m नहीं लिखोगे, आप कैपिटल M लिखोगे, है ना। यहाँ पे स्मॉल m की जगह स्मॉल m पार्टिकल का, यहाँ पे कौन सी चीज एक्सेलरेट कर रही है, तो यहाँ पर कैपिटल M हो जाएगा, जस्ट आई विल करेक्ट इट, m इंटू v² बाई r, ठीक है। तो यहाँ से फिर कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, दिस कैपिटल M कैंसिल आउट, और जो एक स्मॉल r और स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो रिलेशन आएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का, जो रिलेशन v² का जो रिलेशन आएगा, है ना, v² इज इक्वल टू GME अपॉन r, ठीक है। तो यहां से फाइनली ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू आ गई, दैट इज, इसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट इज अंडर रूट GM डिवाइडेड बाय r। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ऑब्वियसली स्मॉल r को हम re प्लस h लिख सकते हैं, ठीक है, re रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, h उस सैटेलाइट की हाइट हो गई, तो चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट GM, सर m ही आएगा, हाँ m, हाँ m मास ऑफ अर्थ आएगा, सॉरी ये अच्छा है, गलती हो जाए तो मैं बता दो, कैपिटल M नहीं आएगा, मास ऑफ अर्थ आएगा, है ना, GMEV करोगे, कैपिटल M नहीं आएगा, ME आएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ME मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RE प्लस H, ठीक है। कैपिटल M की जगह कैपिटल ME आएगा, मास ऑफ मून तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मास ऑफ मून तो कैंसिल हो जाएगा,
तो ये फॉर्मूला हो गया, ये उस वेलोसिटी का फॉर्मूला है जिस वेलोसिटी से कोई सैटेलाइट, यहाँ पर मून, जिस वेलोसिटी से मून सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिस वेलोसिटी से मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये दिस वाज द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि मून की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो निकल आई, है ना, मून की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल आई। तो मून की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल आई, तो आखिरी में इसको फॉर्मूले की तरह भी कुछ लोग याद कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं इधर जगह बना के जो मेन फॉर्मूले हैं वो लिख दूं जो अभी तक आ चुके हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो दिमाग में रखने हैं तुम्हें। एक तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, सर h जो डिस्टेंस है वो मून के सेंटर से है ना, साफ साफ दिख रहा है, देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये अंधे को भी दिखाई देगा। ये डिस्टेंस कहाँ से ले रखी है मैंने, ये कहाँ से ले रखी है, h कहाँ से है, सरफेस से, मैंने बोला भी था ये सरफेस से है ना, ध्यान से देखो, ये सरफेस से है, अर्थ के सेंटर से नहीं है। स्मॉल r कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, सेंटर से मून के सेंटर सर मैं मून की बात कर रहा हूँ, मून हाँ। के सेंटर तक नहीं, स्मॉल, वही तो बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनो। स्मॉल r क्या है, मून के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस है। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ये दिख रहा है ना, रेडियस ऑफ अर्थ है। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, कैपिटल R। स्मॉल h क्या है, अर्थ की सरफेस से मून के सेंटर तक की डिस्टेंस है, अर्थ की सरफेस से मून के सेंटर तक की डिस्टेंस है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, है ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो यहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, g me अपॉन re प्लस h, है ना, re प्लस h या स्मॉल r भी लिख सकते हो। स्मॉल r कहां से, मून के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस है। एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो v0 की वैल्यू है वो मास ऑफ मून पे डिपेंड नहीं करती है, यानी मून की जगह कोई अपना सैटेलाइट भी यहाँ पे रिवॉल्व करोगे तब भी वेलोसिटी उतनी होगी। कल को मून का मास चेंज हो जाए, हम मून का मास हाफ कर दें, तब भी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम रहेगा, है ना। यानी मून के आधे साइज का भी कोई सैटेलाइट हम छोड़ दें उसी जगह पे, उतनी ही डिस्टेंस पे, तब भी हमें उसको इतनी ही वेलोसिटी देनी होगी। एक बात और समझो, मून की जगह एक छोटा सा पार्टिकल भी ले ले, बहुत 1 kg का पार्टिकल, और उसको अगर यहाँ पे रिवॉल्व करना है तब भी हमें इतनी ही वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो वेलोसिटी है डू नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ मून या मास ऑफ ऑर्बिटिंग बॉडी, तो इसको लिखते हैं डू नॉट डिपेंड। पोजीशन पे होगी तभी ना, हाँ, उसी पोजीशन पे, मैं उसी पोजीशन की बात कर रहा हूँ, पोजीशन चेंज मत करना, स्मॉल r की वैल्यू वही होनी चाहिए, डू नॉट डिपेंड्स ऑन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस रिजल्ट से हमें डू नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑर्बिटिंग बॉडी, मास ऑफ ऑर्बिटिंग बॉडी, ऑर्बिटिंग, ये ऑर्बिटिंग बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। आई थिंक ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, मास ऑफ ऑर्बिटिंग बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मूला तुम्हें समझ आया होगा, ये फॉर्मूला। इसके बाद हमने साथ में कुछ और फॉर्मूले भी हम इसमें देख सकते हैं, है ना। बेसिकली यहाँ से r ओमेगा स्क्वायर करके भी ओमेगा डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अगर तुम्हें चाहिए डायरेक्ट निकाल सकते हो। बाकी ओमेगा के फॉर्मूले भी यहाँ पे निकाल सकते हो, ओमेगा निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं याद करते जाएंगे, स्मॉल r की वैल्यू याद करते जाना, एक जगह हम लिखते जाएंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूले हम अगली शीट में लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उसको फिर बाद में या यहीं पे लिखा लें, तो मैं मिटा के कर लूँगा, छोड़ो। ओके, नाउ इसमें अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो यहीं पे तुम कैपिटल M इंटू स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, या v0 को भी स्मॉल r ओमेगा लिख सकते हो। अब दोबारा तो मैं ऐसे करने से रहा, तो इसको v0 को मैं r, इसी को r ओमेगा लिख देता हूँ, है ना। v0 कितना होगा, r इंटू ओमेगा, this is r into omega, this is r into omega, small r into omega, v is equal to r omega, ऑब्वियसली पढ़ा है तुमने, ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी,
तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तुम्हें इस समय पता होगी, है ना। इसके अपना हैंड को रोटेट करके एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल सकते हो। खैर डायरेक्शन से मतलब नहीं है फिलहाल अभी। ओमेगा आर इंटू ओमेगा, सर्कुलर मोशन के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह लगेंगे इसमें, तो ध्यान से देखना। तो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा और अंडर रूट जी एम, ठीक है, अंडर रूट जी एम GME अपॉन स्मॉल आर, ठीक है, अंडर रूट GME स्मॉल आर। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे लिटिल बिट, तो ये तो r की पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, r की पावर 1/2, ठीक है। सो ये आ जाएगा r ओमेगा, या मैं ऐसा करता हूँ ना, ओमेगा को यहीं पे रखता हूँ, रूट GM कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ r की पावर 1/2। आई थिंक तुम्हें सबको पता होगा r का रूट r का मतलब क्या होता है, r की पावर 1/2, और स्मॉल r की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ आई बात? तो मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे कर लेता हूँ, ये सिंपल मैनिपुलेशन है ना। अब देखो ध्यान से, ओमेगा कितना हो गया, दैट ओमेगा इज इक्वल टू रूट GM अपॉन स्मॉल r की पावर 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, इंडिसेस के रूल लगाओ, 3/रूट GM। तो ओमेगा का ये फॉर्मूला आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, रूट GM इज इक्वल टू, रूट GM को GRE स्क्वायर भी लिख सकते हो, जैसा भी इसको याद करना। तो एक और फॉर्मूला आ गया, ये ओमेगा का फॉर्मूला आ गया। ओमेगा में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, टाइम पीरियड में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आई होप तुम्हें यहाँ से पता हो कि अगर इसका टाइम पीरियड बताना है, सो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। इसमें अगर दिक्कत हो, पीछे वाले देखो मैंने इसको अलग से बना रखा है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, पूरा चक्कर लगाने का टाइम अगर t है तो पूरे चक्कर का एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना। इधर मैं वही सेम रखूंगा, GME एंड स्मॉल r की पावर 3/2, ठीक है। तो ये रिलेशन थोड़ा सा और मॉडिफाइड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई अपॉन रूट GME, ठीक है, और स्मॉल r की पावर 3/2, स्मॉल r की पावर 3/2, 2 पाई अपॉन रूट GME स्मॉल r की पावर 3/2, ये रिलेशन आ गया, ये टाइम पीरियड का रिलेशन आ गया। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। टाइम पीरियड का रिलेशन आ गया, एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या है कि देखो मैंने बताया g कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट होता है। ये पूरा जो डेटा है, ये पूरा डेटा, 2 पाई भी कांस्टेंट है, ये सब, ये पूरी चीज g कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट होता है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है। तो यहां से क्या पता लगा हमें कि टाइम पीरियड सिर्फ स्मॉल r पे डिपेंड करता है, यानी घूमने का टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। यानी टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। यानी इसको फील कर रहे हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या आया, यानी कहीं भी कोई चीज घूम रही है तो वो उसका जो घूमने का टाइम है वो सिर्फ उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि अर्थ के सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, ना मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, GME तो कांस्टेंट है, वो तो डिपेंड क्या करे, डिपेंड तो करेगा, मगर मास ऑफ अर्थ तो चेंज ही नहीं होता ना, तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास ऑफ अर्थ चेंज नहीं होगा। हाँ, मास ऑफ अर्थ अगर चेंज कर दोगे, कोई दूसरा प्लेनेट लोगे तो अलग बात है ना, मगर अभी तो हम अर्थ की ही बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो कांस्टेंट है। तो अर्थ के लिए, स्पेशली अर्थ के लिए कैपिटल G तो कांस्टेंट होता है, तो t की वैल्यू सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, उस सैटेलाइट की डिस्टेंस क्या है अर्थ के सेंटर से। यहाँ पे अगर थोड़ी सी मैथमेटिक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, डू स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर इस साइड भी स्क्वायर कर दे और इस साइड भी स्क्वायर कर दे तो 3/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक इंडिसेस के रूल पता होंगे। तो ये एक आसान फॉर्म में आ जाता है, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो ये एक रिलेशन है, तुम दिमाग में रख सकते हो, अलग अलग टाइप के रिलेशन है।
तो टाइम पीरियड का रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। तो हमने सारे रिलेशन यहाँ पर डिस्कस कर लिए। सर हम डेल्टा थीटा भी तो निकाल सकते हैं ना।